तभी आदित्य अपनी चिंता भरी आवाज में सहज से कहता है, बाबू ये क्या है? आपकी बॉडी तो ठंड पड़ रही है और आप इतना कांप भी रहे हो, पर फिर भी आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपको ठंड लग रही है। तभी शहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शहर अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, वो आदित्य और साथ ही हूर को बताती है, अब पता नहीं क्यों तो पर मेरे से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा डैड, और मैं जल्दी से बीमार पड़ जाती हूँ। वहाँ सब मुझे इस बात के लिए डिफेक्ट। तभी आदित्य उससे कहता है, इट्स डिफेक्ट बाबू। तभी शहर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ यही डिफेक्ट पीस कहते थे, जो बार बार खराब हो जाता है। वो लोग तो ये भी कहते थे कि मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है और इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात पर बीमार पड़ जाती हूँ। रश्मि ने मुझसे कहा था कि अब से मुझे कोई भी तकलीफ हो, ठंड लगे या गर्मी लगे, मैं किसी को कुछ ना बताऊं। उसने तो यह भी कहा था कि अगर मेरी किसी बीमारी की वजह से मैं मर भी गई तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा और इसे कभी कोई फर्क पड़ता भी नहीं था। तभी तो वो मेरे बीमार होने पर मुझे जानबूझकर बहुत सारा काम देती थी और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे मारती थी, इतना जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती और मैं अपने होश को खो देती थी। शहर की दर्द भरी बातों को सुनकर उन दोनों के दिल में लाखों सुइयां चुभ रही थीं और हूर की आंखों से झरने की तरह आंसू झरझर बह रहे थे। तभी आदित्य शहर को हक कर लेता है और अपने डैडा की वार्म बॉडी के कनेक्ट में आते ही शहर किसी चिपकू गम की तरह उससे चिपक जाती है। आदित्य भी शहर को हक करता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, जैसा उन लोगों ने आपके साथ किया है ना, वैसा यहाँ कोई नहीं करेगा बच्चा, कोई भी नहीं। आप डिफेक्ट पीस नहीं हो। वो तो आप जब हुए थे तभी आप बहुत कमज़ोर थे और उस पर से आप मम्मा डैडा से भी अलग हो गए। यहाँ हम लोग थे आपका ध्यान रखने के लिए, पर वहाँ कोई नहीं था और वहाँ आपको ऐसे रखा गया जैसे कोई अपने दुश्मन को भी ना रखे। ऐसे में आप क्या करते और कैसे रखते अपना ध्यान? इसलिए तो आप वहाँ पर बार बार बीमार पड़ जाते हो और मेरा बच्चा डिफेक्टिव पीस नहीं है। पर जिसने आपको डिफेक्ट पीस कहा है ना, उसे तो मैं बताऊंगा कि असल में डिफेक्टिव पीस होता क्या है। ये मेरा आपसे वादा है। शहर बस अपना सिर हिलाते हुए खुद को आदित्य के अंदर छिपाने की कोशिश करती है। तभी वो शहर की बैग को धीरे से रब करते हुए अपनी डरावनी आवाज में आदित्य से कहती है, अदो देखो बेबी कितना कांप रही है एंड शी इज शेकिंग योर कंफर्ट मीन्स शी इज द फीलिंग वार्मिंग। तभी आदित्य शहर को चेयर पे से उठाता है और उसे रूम में लेकर आता है। तभी वो झट से एसी का टेम्परेचर सेट करती है और आदित्य शहर को बेड पर सुलाते हुए उसे कुछ ब्लैंकेटों से कवर कर देता है। लेकिन तब भी शहर की तरफ देखते हुए आदित्य से पूछती है, अदो हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तभी आदित्य हूर से कहता है, हूर कुछ नहीं होगा बेबी को, पर अभी के लिए वी नीड टू गिव हर द वार्मनेस। बेबी की हालत इस वक्त ऐसी है कि हम इसे कोई भी मेडिसिन्स या फिर इंजेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए ये हार्मफुल रिएक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। आदित्य की बात सुनकर हूर अपने मुंह पर हाथ रख देती है और फिर शहर की तरफ देखती, जो इतने हैवी ब्लैंकेट्स के होते हुए भी थर थर से कांप रही थी। तभी हूर अपनी डरी सहमी सी आवाज में आदित्य से पूछती, मतलब अब पूरी रात हमारी बच्ची ठंड से ऐसे ही तड़पती रहेगी अगर बेबी को कुछ हुआ तो? तभी आदित्य हूर को बताता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे हूर, नाउ कम। तभी हूर झट से बेड पर आती है और आदित्य भी शहर की ब्लैंकेट में आता है और चैलेंज जैसे ही शहर को अपने पास होने का एहसास महसूस होता है, शहर फिर से आदित्य से चिपक जाती है और हूर भी पीछे से शहर को हक कर लेती है। तभी दोनों शहर को कैद कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद शहर का कांपना कम हो जाता है और वो धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। शहर तो सो जाती है, पर आदित्य और हूर की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान तक नहीं था। तभी हूर शहर के और करीब आते हुए आदित्य से पूछती है, हम इसे देखकर ऐसे डर रहे हैं अदू, तो थोड़ा सोचो, हमारी बच्ची ये बार बार झेल रही है और आज भी झेल रही है, तो इसे कैसा लग रहा होगा, इतनी तकलीफ हो रही होगी। मैं तो तभी सोच भी नहीं सकती थी अदू कि हमारी नन्ही सी जान ऐसे इतनी बुरी कंडीशन में होगी। पर देखो ना अभी क्या हो रहा है। तभी हूर की आंखों के आगे उसका पास्ट आ जाता है और वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में आदित्य से कहती है, मैंने भी अपने पास्ट में ऐसा ही कुछ बर्दाश्त किया था, पर इस वक्त मेरा बच्चा जिस तकलीफ से गुजर रहा था उसकी शायद मेरी तकलीफ भी कुछ भी नहीं थी। उसकी पूरी बॉडी पर गहरे घाव और वो अब तक भरे भी नहीं। अदू उन घावों का बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है ना बेबी के हेल्थ में। हूर का सवाल सुनकर आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो हूर को क्या बताए। उसके सवालों का वो क्या जवाब दे, क्योंकि आदित्य का जवाब सुन भी नहीं पाएगी वो। तभी फिर से एक बार हूर आदित्य के सवाल करती है और आदित्य हूर के सवालों को टालते हुए उससे कहता है, हूर बहुत लेट हो गया है, आई नो कि आपको नींद नहीं आएगी, पर प्लीज़ आप सोने की कोशिश करो। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में आदित्य से पूछती है, अदू आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो राइट? आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया, पर टॉपिक चेंज कर दिया क्यों? कुछ तो है जो आप मुझसे छिपा रहे हो। प्लीज़ टेल मी अदू प्लीज़। तभी आदित्य अपना सिर ना में हिलाते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में कहता है उसे, आप नहीं सुन पाओगी बेबी, प्लीज़ जिद मत करो। तभी हूर आदित्य से कहती है, एक माँ को चैलेंज नहीं करना दो, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देगी और वक्त आने पर उसके लिए किसी पहाड़ की तरह भी खड़ी रहेगी। मैं अपनी बच्ची से रिलेटेड
हर बात जानना चाहती हूँ और आपको ये मुझे बताना ही होगा। प्लीज़। आदित्य को पता था कि अभी हूर से कुछ भी छिपाने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी आदित्य अपनी एक गहरी सांस लेता है और शहर को अपनी बाहों में कस कर पकड़ता है। तभी वो अपने इमोशनलेस फेस के साथ हूर को बताता है, बेबी के जख्म बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड है हूर, और उसकी वजह से बेबी की हेल्थ पर बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। आप भी तो जानते हो ना कि अगर जख्म वक्त से ठीक नहीं हुए तो उसकी वजह से दूसरे बॉडी पार्ट भी इफेक्ट होने लगते और धीरे धीरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है जो एक स्लो डेथ देता है। आदित्य की बातों को सुनकर हूर की तो दिल की धड़कनें और तेजी से दौड़ रही थीं। तभी वो आदित्य आगे हूर को बताता है, बेबी के कुछ जख्म बहुत बुरी कंडीशन से इफेक्टेड हैं और अब तक भरे भी नहीं हैं। बेबी के जख्मों का भरना, उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है और वरना हम सच में अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आदित्य की बातें सुनकर हूर रो रही थी, पर शायद उसे ये भी पता था कि ये रोने का वक्त नहीं है। तभी वो आदित्य से पूछती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अगर हम बेबी का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो इसके जख्म भर जाएंगे ना। तभी आदित्य हूर को बताता है, हूर कोई भी जख्म ऐसे नहीं भरता, उसके लिए ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। तभी हूर आदित्य से कहती है, तो करो ना, आपको जो भी करना है, जैसी भी ट्रीटमेंट करनी है वो करो, पर मुझे मेरी बच्ची पूरी तरह से ठीक चाहिए। हूर की बात सुनकर आदित्य बस हूर की तरफ ही देखता है और फिर वह उससे कहता है, यू ट्रीटमेंट बिल्कुल भी आसान नहीं है हूर, और इसमें हमारे बच्चे को बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तभी हूर कंफ्यूज होते हुए इससे पूछती है, क्या मतलब। तभी आदित्य अपनी आंखों को बंद करता है और फिर शहर की तरफ देखता, जो कि अभी एक तरह से उसके ऊपर से ही सो रही थी। तभी आदित्य शहर के बालों पर किस करता है और उसे अपने सीने के करीब करता है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उसे बताता है, बेबी के जख्मों पर एक लेयर सी बनी हुई है जो उसके जख्मों को भरने ही नहीं दे रही है। तो बेबी के जख्मों को ठीक करने के लिए पहले हमें उस लेयर को निकालना होगा, और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ट्रस्ट मी और ये बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा बात नहीं है। इससे हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जितनी तकलीफ़ में अभी है उससे कई गुना ज़्यादा, जिससे शायद हमारा बच्चा बर्दाश्त भी ना कर पाए। आदित्य की बातों को सुनकर हूर अभी पूरी तरह से डर चुकी थी। शायद अब तक वो खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी, पर अभी उसकी हिम्मत जवाब ही नहीं दे रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपनी बच्ची को मुसीबत से बाहर निकाले। तभी हूर अपनी लाल हुई आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना, जिससे बेबी को सच में बहुत तकलीफ़ होगी और मैं अपनी बच्ची को फिर से इतनी तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़कर उसे प्रेस करते हुए उससे कहता है,
नहीं है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गहरे जख्मों को कुछ घंटों के अंदर ही सही ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तभी जाकर वो ठीक होते हैं। पर हमारे बच्चे के घाव बहुत पुराने हैं, शायद कुछ दिनों या महीनों या फिर कुछ सालों पहले के भी। मैंने बेबी के जख्मों को बहुत ध्यान से एग्जामिन किया है और मुझे इसके अलावा और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऊपर से बेबी के पैर, इसके पैर भी मूव नहीं हो रहे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है हूर, और ऐसे में अगर हमने और देर कर दी तो एक एक करके इसके पूरे के पूरे ऑर्गन वर्क करना बंद कर देंगे और इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज शब्दों को सुनते ही हूर की तो सांसें रुक सी जाती हैं और वो पहले आदित्य को और फिर शहर की तरफ देखती है, जो अभी अपने डैडा की बाहों में सोई हुई थी। तभी हूर अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहती है, अदू, हमारी बच्ची अभी छोटी है और इतनी छोटी सी एज में उसे पैरालाइज नहीं हो सकता। दिस इज नॉट फार। तभी आदित्य अपने रोते हुए गले से हूर से कहता है, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो इससे भी देर नहीं लगेगी हूर, और मैं अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। शी इज जस्ट 21 और इसे पैरालाइज नहीं है हूर। आई कैन एफर्ट टू लूज माई बेबी अगेन। तभी वो अपने दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखते हुए आदित्य से कहती, ठीक है, आपको जो करना है वो करो। जैसी भी ट्रीटमेंट करनी है आप वैसे ही करो, पर मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल ही ठीक चाहिए। अगर इस बार मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी अदू। मैं अपनी बेबी के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ सेव माई बेबी अदू, प्लीज प्लीज। तभी आदित्य शहर ठीक से अपने ऊपर एडजस्ट करता है और शहर बिल्कुल छोटी सी थी और उसका पेट बिल्कुल भी नहीं था, तो आदित्य को जरा सी भी दिक्कत नहीं होती। तभी आदित्य शहर को अपने ऊपर लेता है और हूर आदित्य के कंधे पर सिर रख देती है और उसका हाथ अभी शहर की कमर पर था। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा जान, आप अपने अदू पर विश्वास करते हो ना। हूर हाँ में अपना जवाब दे देती है और आदित्य उसे हक करते हुए उसे देखते हुए उससे कहता है, तो बस मैं बेबी को फिर से हमसे दूर नहीं जाने दूंगा। फिर इसके लिए चाहे मुझे जो भी कुछ करना होगा मैं करूँगा, आप चिंता मत करो। जैसे आदित्य ने हूर से कहा तो दिया था कि वो शहर की चिंता ना करे, और क्या आदित्य के कहने से वो शहर की चिंता करना छोड़ देती जब उसकी बेटी इतने बुरे हाल में थी। नहीं, सही कहते हैं कि बच्चों की तकलीफ में देखकर सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उसकी पेरेंट्स को ही होती है। वो सिर्फ उसके पेरेंट्स ही हैं। अगर शहर दर्द में थी और उसे इतने दर्द में देखकर आदित्य और हूर तिल तिल करके मर रहे थे, आज उन दोनों की जितनी तकलीफ हो रही थी उसका अंदाज़ा तो कोई और लगा ही नहीं सकता था। अपनी बच्ची की चिंता में वो दोनों पूरे डूबे रहते हैं और एक पल के लिए भी अपनी आँखों को बंद करके सोते नहीं हैं।
शहर को वैसे देखकर उनकी सारी नींद, भूख और प्यास सब कुछ कहीं गायब सा हो गया था। पर वो भी क्या ही करते, उन्हें अपनी बच्ची को संभालना था। उसके लिए उन्हें मजबूत रहना था, तो वो भी अपने दुखों को साइड में रखकर उसे खुश करने में, उसे ठीक करने में लगे हुए थे। ये दर्द और तकलीफ भरी रात बस यूं ही निकल जाती है, जहाँ वो दोनों पूरी रात जागकर आपस में बिता देते हैं और शहर बस बिना किसी होशो आवाज में बस सोई ही रहती है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब